Hello guys, good afternoon. What's up? Welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss Kc, which is chemical equilibrium का units. आज हम Kc's unit को डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जिसे आप कहते हो वो होता क्या है. तो Kc इज इक्वल टू, या फिर आप ये कह सकते हो Kc रेशो होता है किसका, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इन दोनों का ये रेशो होता है. ठीक है, Kc का फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है Kc इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये P फॉर प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है मोलर कंसनट्रेशन, और ये R रिएक्टेंट को शो करता है. तो प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन बराबर होती है Kc के. ठीक है, और Kc के अंदर जो आप मोलर कंसनट्रेशन का इस्तेमाल करते हो वहाँ पे यूनिट क्या होगा, कंसनट्रेशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, जैसे रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4. ये 4 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका Kc निकालना आपको आना चाहिए. ये मोस्ट रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं. इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें कर ली मैं आपको बता देती हूँ. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बीच में हमने डिफरेंस देखा था. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो कि एक डायरेक्शन में हो, वन डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं. सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है. इनके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता. इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी. एक्चुअली हम लोग ये कवर कर चुके हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग फॉर यू. उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कि दो डायरेक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली हों, फॉरवर्ड भी हों, बैकवर्ड भी हों. उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि कब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन या फिर अचीव हो गई है. दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसका मतलब हमने इक्विलिब्रियम यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लिया है. केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर पाया जा सकता है. इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन, सेम कंडीशन के ऊपर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है जो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है. ये दोनों रिएक्शंस की जो स्पीड है का जो रेट है, रेट स्पीड एक ही बात है, जो इन दोनों का रेट है अगर वो इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया है. अब कंसनट्रेशन सेम होगी नहीं होगी, यानी कि कभी क्या होता है हम कहते हैं कि 50% रिएक्टेंट हो, 50% प्रोडक्ट हो, तो यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. तो ज़रूरी नहीं, कंसनट्रेशन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. मेन पॉइंट क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये, जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए. ये दो कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाती है यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे इक्विलिब्रियम के. इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. डायनामिक का मतलब ये कि कांस्टेंट, यानी कि स्टेटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, चेंज हो रहा होता है सिस्टम के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन के अंदर, लेकिन वो कांस्टेंट चेंज होता है. इसीलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक है. उसके बाद हमेशा ओपन कंटेनर में करते हैं इसको, क्यों ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और उसके बाद अगर तो बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है रेट, तभी ही हम लोग उससे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो गया है. उसके बाद जो कंसनट्रेशन है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर जो बनेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, उसे आप मिक्सचर कह सकते हो. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर कब बनता है, जब कंसनट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. उसके बाद दोनों साइड से अचीव हो सकता है इक्विलिब्रियम, जैसे आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पर. ठीक है, और अगर तो कंडीशन के अंदर चेंज आता है, कंडीशन यानी कि कंसनट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, अगर इनके अंदर चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब हो सकती है. उसके बाद कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता. हाँ, उसका रेट बढ़ा सकता है, जल्दी से हम लोग इक्विलिब्रियम को जल्दी कम टाइम में अटेन कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा उससे. उसके बाद हमने Kc देखा था, Kc क्या होता है. एंड आज हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ Kc के बारे में. सबसे पहली बात, जैसे हम लोग वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ा था रेट कांस्टेंट जो कि K था.
ठीक है, जो क्या था, के था। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जो के के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से के का जो यूनिट है वो डिपेंड करता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर थोड़ा भी पढ़ा है आपको आइडिया होगा। तो उसी तरीके से जैसे हर रिएक्शन का के का यूनिट डिफरेंट था, ज़ीरो ऑर्डर के लिए कोई यूनिट नहीं होता के का, सॉरी मेरे ख्याल से मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होता है। तो इस तरीके से हर ऑर्डर के लिए डिफरेंट यूनिट था के का, उसी तरीके से हर रिएक्शन के लिए के सी का यूनिट डिफरेंट होता है। वही डिस्कस करने जाएंगे आज हम। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, के सी के अंदर जब हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है। ठीक है, पावर बन जाती है। अब मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर किया, कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी मिलकर बना रहे हैं सी और डी जो कि प्रोडक्ट है। अब ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरे पास प्रोडक्ट साइड है। और ये जो आप देख रहे हो एम एन एक्स वाई, ये क्या है, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। अगर मैं इनका के सी एक्सप्रेशन लिखूँ, इसको के सी एक्सप्रेशन कहते हैं, है तो वैसे ये इक्वेशन है लेकिन के सी एक्सप्रेशन कहा जाता है के सी के फॉर्मूला को। अब के सी बराबर होता है किसके, के सी इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे सी और डी, अब इनके जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या बन गए, पावर बन गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे एम एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम और एन आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा दो कंडीशंस हैं। क्या हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो फिर के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी का यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। देयर विल बी नो यूनिट फॉर के सी इन केस ऑफ equal number of moles for both reactants and product. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो यानी कि 2 मोल्स हो गए रिएक्टेंट साइड पे। और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर, यानी कि 2 मोल्स इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो बताओ के सी का यूनिट क्या होगा, के सी का यूनिट नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर, समझ आ गई बात। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन के सी का यूनिट ही नहीं होगा, कब, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे दोनों के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। अब आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, बहुत इजी है वैसे तो। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, के सी का यूनिट कब होता है। अब ये वो सारे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर के सी का यूनिट होता है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स सेम नहीं होंगे। इस कंडीशन के अंदर के सी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। अब ये जो के सी का यूनिट है ये हम फाइंड करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग इसको समझने के लिए के सी का यूनिट हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। मैंने ले लिया यहाँ पे एक एग्जांपल, लेड पेंटाक्लोराइड है PCl5, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। PCl3 के अंदर टूटा और क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गई। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1 and 1 + 2 हो गए, तो यानी कि क्या है, इक्वल नहीं है, तो के सी का यूनिट होगा। पहले तो ये बात कंफर्म करनी है। अब क्या होगा वो फाइंड करते हैं। के सी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने मोलर कंसंट्रेशन ले ली प्रोडक्ट की, यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट लिख लिया और नीचे क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने इस तरीके से लिख दिया है कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। मैं पूरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं लिख रही, कंसंट्रेशन लिखा है, इसका मतलब यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, पावर सबकी क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड बात होती है दैट द पावर इज़ 1। ओके, अब कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ एक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है, पावर में 1 है। ठीक है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो के सी का यूनिट है वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। होपफुली दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत सिंपल करके समझाया है। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी, आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि किस तरीके से आप दूसरे रिएक्शंस के यूनिट निकाल सकते हो के सी के। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है के सी की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके।
Until then, take care.